हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 7 जून 2021 के एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मीडिया एंड सेडिशन, सेकंड डिमिनिशिंग ऑप्शंस, थर्ड है रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज वर्क, दिस इज एज वर्क, द रेड फ्लैग्स ऑन द ट्रेल ऑफ द वायरस। तो ये 4 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है मीडिया एंड सेडिशन। देखिए, एक काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है विनोद दुआ। उनके अगेंस्ट सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे जो कि क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो इस क्रिमिनल केस से सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ जी को बरी कर दिया, इनके केस को खारिज कर दिया है, क्वेश कर दिया है। अब इन पे क्या चार्जेस लगाए गए थे? तो आईपीसी का सेक्शन है 124A, इसके तहत इन पे सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। अब यहाँ पे एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो कि 1962 में दिया गया था, केदारनाथ सिंह जजमेंट। इसमें वो प्रोविजंस दिए गए हैं कि सेडिशन के जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे और किस तरीके से उनको लगाया जाएगा। और इसमें ये कहा गया है कि अगर आप सरकार के अगेंस्ट, सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ या उनके कामों के ख़िलाफ़ अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने ओपिनियंस, तो वो सेडिशन नहीं माना जाएगा तब तक जब तक कि आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो लोगों में डर ना फैलाएं या हिंसा ना फैलाएं या फिर कोई ऐसा माहौल ना क्रिएट करें जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टॉर्ट करता हो, उसके लिए ख़तरा हो। तो ऐसे किसी भी कमेंट जो इन 3 सिचुएशन को क्रिएट ना करें तो उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा। पर हमेशा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट या अथॉरिटी सेडिशन के लॉ को यूज़ करती आई है अपोजिशन को दबाने के लिए। अगर गवर्नमेंट का कोई क्रिटिसिज्म होता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है जर्नलिस्ट के द्वारा या एक्टिविस्ट के द्वारा, तो अक्सर हमने देखा है कि उन पे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्वेश कर दिया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, इसको इनेक्ट किया गया था कॉलोनियल टाइम में। और ये तब इनेक्ट करने का इसका रीज़न ये था कि जो प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स उभर रहे थे, इंडिया ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, उनके गवर्नेंस के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे थे, उसको दबाना था। यानी इंडिया में नेशनलिज्म की भावना को पनपने से रोकना था और उन सबको पनिश करना था, उनकी आवाज़ को दबाना था, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनकी नीतियों के अगेंस्ट, उनकी जो क्रूल पॉलिसीज़ थी उनके अगेंस्ट जो भी लोग आवाज़ उठाते थे, उनको दबाने के लिए इस सेक्शन को लाया गया था। पर इस सेक्शन को आज भी यूज़ किया आता गया है कई सारे इंस्टेंसेस में, जबकि आज हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे सभी को अपने राय को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे आप फेवर में बोलें या अगेंस्ट में बोलें। तो ऐसे में अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में इस रूल को यूज़ किया जाता जाएगा, यूज़ नहीं बल्कि मिस यूज़ अगर हम करते रहेंगे, तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए ही ये ख़तरा बन जाएगा। तो ऐसे में राइटर ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्वेश किया है वो एक बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं इसने हमें होप दी है कि इस लॉ को री एग्ज़ामिन किया जाएगा और इसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा, चेंजेस किया जाएगा आज की सिचुएशन एंड आज के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ, जो कि है डिमिनिशिंग ऑप्शंस। तो देखिए, फ़िलहाल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी और इसने अपने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है फॉर 6 स्ट्रेट मीटिंग। यानी देखो, इसकी मीटिंग होती है 2 महीने में एक बार होती है, और इस तरीके से इसने 6 लगातार बार अपने पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा है, बेंचमार्क जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर से हमारी जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही है, ना उसमें कुछ बढ़ाई, ना उसको इंक्रीज़ किया गया है, ना उसको डिक्रीज़ किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे एक इंडेक्स की बात कर रहे हैं राइटर, जो कि है प्रेजेंट सिचुएशन इंडेक्स। तो ये है क्या? It is a sub-index that measures
ओवरऑल कंज्यूमर सेंटिमेंट रिगार्डिंग प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। तो हमारी हाल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, प्रेजेंट की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, क्योंकि लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो फिर खर्चा करते हैं, सेविंग्स करते हैं। यानी ओवरऑल जो पब्लिक का बिहेवियर है वो डिटरमाइन होता है उनके सेंटिमेंट्स पे, जो कि वो करंट की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए रखते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए लोगों के ओपिनियंस को देखें, उनके सेंटिमेंट्स को देखें, तो उसको ही उस जिस इंडेक्स से हम उनके ओपिनियंस, उनके सेंटिमेंट्स को हम जज करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन इंडेक्स। और फिलहाल राइटर ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग 75% हाउस होल्ड्स ये परसीव करते हैं कि इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन हमारी आज के समय में पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और अगर हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स की बात करें, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स का मतलब होता है कि फ्यूचर में हमारी इकोनॉमिक की क्या सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि अगर फ्यूचर में भी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी तो लोग फिर उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, ठीक है। और ये जो लोगों का बिहेवियर है ये शो करता है कि ओवरऑल हमारी इकॉनमी के बारे में लोगों की जो फ़िलहाल जो सोच है वो पेसिमिस्टिक है, यानी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि हाल ही में सिचुएशन ये सुधर जाएगी और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हमारी कंट्री की वो सुधर पाएगी। अब यहाँ पे देखो, जो मॉनेटरी कमेटी की जो यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये मान लिया गया है कि आने वाले टाइम में जो रूरल डिमांड है वो अच्छी खासी बनी रहेगी, क्योंकि मॉनसून अच्छा आएगा, प्रोडक्शन अच्छी होगी, तो इस तरीके से जो डिमांड है रूरल इकॉनमी में वो भी अच्छे खासे अमाउंट में जनरेट होगी। अब ये आगे कितना फैक्ट, मतलब ये जो चीज़ है वो कितनी सही साबित होती है वो आने वाला टाइम ही बता सकता है। फ़िलहाल हम इसको ये नहीं सोच सकते हैं कि वहाँ पे पैंडेमिक का कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, वहाँ पे जो डिमांड है वो उसी तरीके से जनरेट होती रहेगी जैसे कि पहले होती रही थी। तो ये इन्होंने अज्यूम किया है, ये एक्चुअल में होगा या नहीं होगा वो बाद में ही पता चलेगा। सेकेंडली इन्होंने जो अज्यूम किया है वो ये है कि जो वैक्सीन है उसको अच्छे खासे रेट पे लगाया जाएगा, फास्टली लगाया जाएगा, जिससे कि हम इस पैंडेमिक की सिचुएशन से जल्दी उभर पाएंगे। पर इसमें भी हम फ़िलहाल जो देख रहे हैं वैक्सीन में प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीनेशन के जो रेट हैं काफ़ी कम हो चुके हैं, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसको कितनी जल्दी किया जाएगा इसमें भी बहुत बड़ा डाउट है। फिर अगर हम देखें जो हमारे क्रूड ऑयल है उनके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं प्राइसेस, और इन प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंटरवेंशंस, कोई भी पॉलिसी इंटरवेंशंस नहीं हुआ है। तो ऐसे में इसको भी कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी इसके प्राइसेस में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास देखो क्या ऑप्शन था, या तो पॉलिसी रेट को अनचेंज रखते, या तो उसको इंक्रीज़ करते, या तो उसको डिक्रीज़ करते। अब यहाँ पे जो MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो हमारे बेंचमार्क रेट है उसमें चेंज नहीं करेंगे। अब देखो क्या होता अगर इस बेंचमार्क रेट को ये इंक्रीज़ कर देते। बेंचमार्क रेट इंक्रीज़ करने से जो लोन वगैरह हैं वो ज़्यादा महंगे रेट पे मिलते हैं, यानी हमारे ओवरऑल इकॉनमी में जो पैसा है वो कम हो जाता, और पैसा कम हो जाने से महंगाई बढ़ती है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। अब डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमिक की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, और फिलहाल हमें यही चाहिए कि हमारी इकॉनमी में डिमांड जनरेट हो सके जिससे हमारी इकॉनमी की हालत अच्छी हो सके। लेकिन अगर हम रेट को कम कर देते, यानी जो हमारा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसको अगर हम कम कर देते तो हमारी इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाता, और बहुत ज़्यादा पैसा अगर किसी इकॉनमी में सर्कुलेट होता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा डिमांड अगर जनरेट होती है तो ऐसे में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमारी तरफ दोनों, हमारे लिए फ़िलहाल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो दोनों तरफ से खतरा पैदा करती है कि अगर हम रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी इकॉनमी को हर्ट करेगा क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और सेम टाइम अगर हम पॉलिसी रेट को कम कर देते तो डिमांड बहुत ज़्यादा जनरेट होने की वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता। तो ऐसे में इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज ही रखा है, और आगे आने वाली जो सिचुएशन है वो फ्यूचर के इवेंट्स पे डिपेंड करती है। हम देखते हैं थर्ड आर्टिकल हमारा आज का, जो कि है रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज वर्क। फ़िलहाल हमारी
कंट्री में जो सेक्स वर्क है उसको लेजिटिमेट वर्क नहीं माना जाता है, यानी इसको इलेजिटिमेट वर्क माना जाता है। और इस वजह से क्योंकि इनके काम को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया जाता है, तो पैंडेमिक की सिचुएशन में भी इनके पास कोई रिलीफ प्रोग्राम इनके प्रति नहीं चलाया गया है, इन्हें किसी तरह का कोई रिलीफ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि जिस काम को अगर आप रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हो तो उसको आप किस तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करोगे। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें किसी भी तरह का कोई रिलीफ प्रोग्राम इन कम्युनिटी के लिए नहीं चलाया गया है। अब ऐसे में क्या होता है कि इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अर्निंग का सोर्स ख़त्म हो चुका है और फिर कोई रिलीफ प्रोग्राम भी इनके लिए नहीं चलाया गया है। तो इनके लिए जो अभी फ़िलहाल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी रहेगी। अब ऐसे में अगर हम देखें कि कोई ऐसा लेजिस्लेशन जो गवर्न करता है हमारे इंडिया में सेक्स वर्कर्स को, तो वो लेजिस्लेशन का नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेक्स वर्क है वो इमोरल है और इसको ज़बरदस्ती कराया जाता है ट्रैफिक के द्वारा, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, यानी वुमेंस को ज़बरदस्ती इस प्रोफेशन में, इस प्रॉस्टिट्यूशन के कामों में डाला जाता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इसका मतलब सेक्स वर्कर्स के काम को इमोरल माना जाता है और ये माना जाता है कि वो लेडीज़ जो इस वर्क में हैं उन्हें फोर्सफुली इस वर्क में डाला गया है, वो खुद इस काम के लिए वॉलंटरीली खुद अपने आप को वहाँ पे नहीं रखती हैं, ज़बरदस्ती इनको इस काम में डाला जाता है। और सरकार अपना काम ये मानती है कि उसको इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है उसको रोकना है। The act represents the view that sex work is morally wrong. Women never consent to it voluntarily. जो भी मैंने समझाया कि इसको गलत माना जाता है और ये माना जाता है कि जो भी महिलाएं इस काम में लगी हैं वो फोर्सफुल तरीके से लगाई गई हैं। और ये इससे क्या होता है, लीविंग सेक्स वर्कर्स मोर प्रोन टू वायलेंस, और इससे इन वर्कर्स की हालत और ज़्यादा ख़राब होती है, इनके अगेंस्ट वायलेंस किया जाता है क्योंकि इनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। The act denied an individual their right over their bodies, यानी किसी भी इंडिविजुअल का इस एक्ट के थ्रू उनकी बॉडी पे उनका खुद के अधिकार को मना किया जाता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी पे हमारा अधिकार है तो हमें तय करना होगा कि हम अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया गया है कि कोई विमेन वॉलंटरी तरीके से इस प्रोफेशन में जा सकती है, इस काम को कर सकती है, तो इसका मतलब उन्हें एक तरह से प्रोहिबिट किया गया है कि आप इस काम में नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अधिकार को उनकी खुद की बॉडी के ऊपर रोका गया है। ऐसे में एक कमीशन की यहाँ पे बात की जा रही है जो कि है जस्टिस वर्मा कमीशन, और ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस है उन वुमेंस में जिनको ज़बरदस्ती इस काम में लगाया जाता है और उन वुमेंस में उन वुमेन में जो कि कंसेंट के थ्रू इस प्रोफेशन में आई हैं, खुद अपनी इच्छा से इस काम को कर रही हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे ये दोनों फैक्ट मतलब ट्रू हैं, ये कि फर्स्ट बहुत सारी वुमेन्स ऐसे हैं, बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जिनको इन प्रोफेशन में फोर्सफुल तरीके से लगाया जाता है। पर ये बात भी फैक्ट है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो इस प्रोफेशन में अपनी इच्छा से आती हैं, वो इस प्रोफेशन को करना चाहती हैं। तो अब वो वुमेन जो इसको करना चाहते हैं इस प्रोफेशन को, उनको भी अगर हम ये डाल देते हैं कि इनको फोर्सफुल तरीके से यहाँ लाया गया है, तो मतलब उनके काम को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है और इनको इमोरल कैटेगरी में रख दिया गया है। और राइटर यही कह रहे हैं कि प्रॉस्टिट्यूशन का जो काम है उसको मोरालिटी से अलग रखना चाहिए, उनको भी अधिकार है डिग्निटी के साथ जीने का। अब आगे अगर हम देखें तो एक और यहाँ पे जजमेंट की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो कि है बुद्धवदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है दैट सेक्स वर्कर्स हैव अ राइट टू डिग्निटी, यानी जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके काम को ना देखते हुए ये नहीं कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि सेक्स वर्कर्स हैं तो इनको डिग्निटी का अधिकार नहीं है, ये इमोरालिटी है और ये इस तरह से ये अच्छे पर्सन नहीं है। इसको इस तरीके से कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। और सेक्स वर्कर्स को भी डिग्निटी का अधिकार है, ये राइट है कि वो डिग्निटी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट इस तरीके के लेजिस्लेशन को हटाए जिसमें क्या होता है कि उस लेजिस्लेशन का नैरेटिव क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसमें, कि जो इस काम में लगे हुए हैं वो विक्टिम्स हैं,
उसको वहाँ इन वर्कर्स को यहाँ से रेस्क्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती इनसे काम कराया जा रहा है, और इनको रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे कामों में लगाना चाहिए, किसी अच्छी जगह इनको रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें फोर्सफुल तरीके से इस प्रोफेशन में लगाया गया है, इसलिए ये रूल बनाया गया है। पर उन वर्कर्स का क्या जो कि खुद अपनी मर्ज़ी से इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, या इस प्रोफेशन को अपनी मर्ज़ी से वो अपना रहे हैं, तो उनके अधिकारों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है। और ये हाई टाइम है जब पार्लियामेंट इस तरीके का कोई रूल बनाए, प्रोविज़न बनाए, जो इनके कामों को वैलिडेट करे और लेजिटिमेसी प्रोवाइड करे। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट आर्टिकल, जो कि है द रेड फ्लैग्स ऑन द ट्रेल ऑफ द वायरस। तो इस आर्टिकल में देखो ये बताया गया है, एक फ़िलहाल साइंस, हम कह सकते हैं साइंस राइटर हैं या एडिटर हैं, जिनका नाम है निकोलस वेड। इन्होंने अभी एक रिसर्च पेपर आई थिंक पब्लिश किया, जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ कोविड, डिड पीपल और नेचर ओपन पैंडोराज बॉक्स एट वुहान। तो यहाँ पे ये इस रिसर्च पेपर में ये बताया गया है कि कोविड-19 का जो रीज़न है वो वुहान में एक लैब है जिसका नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ से वायरस स्प्रेड हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में इस तरीके की कंडीशन पैदा कर दी हैं, जो कि आज हम पेंडेमिक के रूप में देख रहे हैं। तो यूएस ने भी लास्ट ईयर ही इस तरीके के क्लेम्स किए थे कि ये वायरस चाइना से ओरिजिनेट हुआ है और ये कोई नेचुरली नहीं स्प्रेड हुआ है, इसको फैलाया गया है वहाँ की लैब के थ्रू। अब ये जानबूझकर फैलाया गया है या गलती से लीक हुआ है वो अलग बात है, बट यूएस ने इस तरह का क्लेम किया था। और ये भी बात आई कि जिस हम लैब की बात कर रहे हैं वो यूएस से फंडेड है, यानी पैसा वहाँ पे जो आ रहा है वो यूएस से आ रहा है। अब देखो फ़िलहाल जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है जितनी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है, वहाँ हम देख सकते हैं कि इस तरीके की जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करके और उनको इस तरीके के डिज़ीज़ को स्प्रेड करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो गया है आज के एडवांसमेंट को देखते हुए। और वहाँ के जो लैब हमने जिसकी बात करी, जिसका नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ के एक जो वहाँ पे रिसर्च करते हैं पूरी टीम, उनमें से एक मेंबर ने 2019 में इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की थी कि हाँ वहाँ पे इस तरीके का रिसर्च चल रहा है। और ऐसे उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो कि सार्स से रिलेटेड हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं, और उनको वहाँ पे स्टडी किया जा रहा है कि वो ह्यूमन में किस तरीके से डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। तो ये सारा वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ की जो टीम है उन्होंने इसको कंफर्म किया ही है। फिर वहाँ पे अगर हम सेफ़्टी की बात करें तो ये कहा जाता है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो सेफ़्टी मेजर, सेफ़्टी लेवल 4 को ऑपरेट किया जाता है। और यहाँ पे कुछ कंसर्न भी दिखाए गए थे यूएस के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि ये सेफ़्टी जो लेवल्स हैं उसको ठीक तरीके से अपनाया नहीं गया है, और वहाँ जो मैन पावर है वो ट्रेंड नहीं है कि वो इन सेफ़्टी मेजर्स को अच्छे से अपना सके। तो ऐसे में देखो अब चाइना का, और हाँ जो ये क्लेम किया गया था यूएस के द्वारा कि यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस को अच्छे से अपनाया नहीं गया है, उसके बाद उस पर कुछ काम भी नहीं किया गया था। अब ऐसे में फ़िलहाल की जो सिचुएशन है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ब्लेम कर रही हैं कि पेंडेमिक का कारण चाइना है, तो चाइना ने इस चीज़ को हमेशा इस क्लेम को माना ही नहीं है, इनकार किया है हमेशा इस बात से कि चाइना की वजह से ये पेंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है, या चाइना के लैब से ऐसा कोई वायरस लीक हुआ है, इसको भी हमेशा चाइना मना करता आया है। बहुत सारे केसेस में चाइना ने मना किया है, और कुछ केसेस ऐसे भी हमने देखे हैं जहाँ पे चाइना ने पनिश किया है। जैसे कि जब ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की डिमांड उठी थी कि इसको स्टडी किया जाना चाहिए कि क्या इसका जो ओरिजिन है वो नेचुरल तरीके से ये हुआ है या फिर चाइना की किसी लैब से ये लीक हुआ है, तो ऐसे में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात करी थी चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो इस तरीके की प्यूनिटिव एक्शन को भी चाइना ने अपनाया है अपने ख़िलाफ़ किसी भी इस तरह के क्लेम को खारिज करने के लिए।
अब ऐसे में WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टीम बनाई थी जिसका काम था ये स्टडी करना कि क्या ये क्लेम सही हैं या गलत हैं। और इस टीम ने यानी जो फाइंडिंग थी उनकी, उन्होंने डिसमिस किया था इसको और ये कहा था कि ये एक्सट्रीमली अनलाइकली हैं, मतलब बहुत कम चांस है कि ऐसा हो सकता है, वरना इन्होंने कहा कि नेचुरली ही इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसमें चाइना के लैब से कुछ लीक नहीं हुआ है, ऐसा उनका कोई रोल नहीं है। फिर इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और बाद में फिर हाँ, इसको क्रिटिसाइज़ करने का रीज़न ये भी है कि जो WHO ने जो टीम बनाई थी इसमें एक वो मेंबर हैं जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के भी टीम मेंबर हैं, उनको ही इस टीम में रखा गया है ये फाइंड करने के लिए कि क्या ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसको भी गलत बताया गया है कि जिसके अगेंस्ट आप कह रहे हो कि जिसको आप कह रहे हो कि जो अक्यूज्ड है और उसी को आप टीम में शामिल कर रहे हो कि वो स्टडी करे कि क्या वो अक्यूज्ड है या क्या वो जो उनके क्लेम्स किए जा रहे हैं उनके अगेंस्ट वो सही है या नहीं है, तो ये भी गलत था। तो ऐसे में वापस से WHO ने इस फाइंडिंग को खारिज कर दिया है और फिर से एक टीम बनाई है कि वो जांच कर सकें कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो देखते हैं कि इस जांच के बाद क्या फाइंडिंग्स आएंगी दोबारा से। ऐसे में जो फ़िलहाल US के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने भी इस तरह की जो फाइंडिंग्स हैं उसके लिए कुछ टीम बनाई है और ये कहा है कि 90 दिन के अंदर वो वापस से प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करें कि क्या इस टीम की फाइंडिंग है। अब यहाँ पे हम एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि चाइना के ऊपर बहुत सारे ये क्लेम्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा या ग्रुप्स के द्वारा कि चाइना में इस तरह का वायरस बनाया गया जहाँ से लीक हुआ और हमारी पैंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो ऐसे में एक रोल आता है एक बॉडी का जिसका नाम है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कॉन्वेंशन, जो कि 1972 में इस बॉडी को बनाया गया था। नाम क्या है? बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन। और ये इस तरीके के जो केमिकल जो वॉरफेयर है, केमिकल वेपन्स हैं, उसके प्रोडक्शन को ये प्रोहिबिट करता है, यानी इसके प्रोडक्शन को, यूज़ को ये प्रोहिबिट करता है और ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि इस तरीके का जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में ही ना बनाए जाएं, उसका यूज़ ना किया जाए। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बॉडी है दैट इज़ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, इसके पास हैज़ नो सिस्टम टू वेरीफाई कंप्लायंस विद इट्स प्रोहिबिशंस, यानी ये जो रोक लगाती है उसके साथ कंट्रीज़ कंप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसको वेरीफाई करने का। यानी कोई कंट्री अगर बायोलॉजिकल वेपन बना भी रही है तो इसके पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि इसको वेरीफाई कर सके या अपने जो इनके मतलब उन कंट्रीज़ को ये पेनलाइज़ नहीं कर सकती है, उन पे कुछ रोक नहीं लगा सकती है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करने के लिए उन कंट्रीज़ को फोर्स नहीं कर सकती है। तो जब इसके पास इस तरह की कोई पावर ही नहीं है तो इसके जो नियम कानून है वो किसी भी कंट्री के द्वारा कितने फॉलो किए जाएंगे, कितने नहीं किए जाएंगे, उसमें इस बॉडी का एज सच इतना कोई रोल रह नहीं जाता है। तो अगर हम इस बॉडी की बात करें तो हमने देख लिया इसका काम क्या है, यानी बायोलॉजिकल वेपन्स के प्रोडक्शन को रोकना, उसके यूज़ को रोकना, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी पूरे ग्लोबली ना होने देना। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस कॉन्वेंशन का सिग्नेटरी है, इंडिया ने इसको साइन भी किया है और इसको रेटिफाई भी किया हुआ है। तो फ़िलहाल अब देखो आगे फाइंडिंग्स क्या होती हैं, क्या इसमें आगे किया जाता है, क्या यहाँ पे चाइना को दोषी ठहराया जाएगा या नहीं ठहराया जाएगा। पर यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि चाइना के रोल को इंक्वायर किया जाए, अच्छे से स्क्रूटनी की जाए कि क्या चाइना का रोल यहाँ पे है या नहीं है। तो अब देखो WHO की फाइंडिंग्स क्या आती हैं, US की जो यहाँ पे टीम बनाई गई है उसकी क्या फाइंडिंग्स आती हैं, देन आगे क्या किया जाएगा इसके बाद वो फिर हम आगे देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।